हेलो गाइस, नमस्कार। मैं हूं पोखरराम बामणिया। आप देख रहे हैं बामणिया बायोलॉजी एंड न्यूज। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 11 जीव विज्ञान अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 जिला बाड़मेर का जो पेपर हम सॉल्व कर रहे थे। इससे पहले हमने दो पार्ट के अंदर इस पेपर का जो 2/3 पार्ट है वो कंप्लीट किया था। नेक्स्ट इस तीसरे पार्ट के अंदर हम इस पेपर को है वो कंप्लीट करने वाले हैं। तो देखिए, आज हम बात कर रहे हैं इस पेपर का प्रश्न संख्या 21 पार्ट 3 और क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 21। देखिए, इस प्रश्न के अंदर दे रखा है SAN, AVN और CAD इनका पूरा नाम बताइए। SAN, AVN और CAD इनका पूरा नाम बताना है या इसकी है वो फुल फॉर्म बतानी है। तो देखिए, SAN जिसको हम हृदय का गति प्रेरक कहते हैं, इसको पेस मेकर भी कहा जाता है। तो इसकी फुल फॉर्म है साइनो एट्रियल नोड। फुल फॉर्म हो जाएगी इसकी साइनो एट्रियल नोड। साइनो एट्रियल नोड इसको हिंदी में कहा जाता है सिरा आलिंद पर्व। हिंदी में कहेंगे सिरा आलिंद पर्व। सिरा आलिंद पर्व या पर्व को गांठ भी कहा जाता है या इसको नोड भी कहा जाता है। तो SAN फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? साइनो एट्रियल नोड या सिरा आलिंद पर्व। इसको हृदय का पेस मेकर कहा जाता है या गति प्रेरक कहा जाता है। नेक्स्ट है AVN। AVN की फुल फॉर्म है ऑरिक्यूलो वेंट्रिकुलर। ऑरिक्यूलो वेंट्रिकुलर नोड। ऑरिक्यूलो वेंट्रिकुलर नोड ये भी एक तरह की गांठ है या पर्व है। इसको हिंदी में कहा जाता है आलिंद निलय पर्व। आलिंद निलय पर्व या गांठ। आलिंद निलय पर्व या गांठ इसको कहा जाता है। तो देखिए, SAN, AVN ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं हार्ट के। गति प्रेरक इनको कहा जाता है, पेस मेकर इनको कहा जाता है। और ये हार्ट के कौन से भाग में पाए जाते हैं? हार्ट के दाएं भाग में पाए जाते हैं। दाएं भाग के कौन से कोष में? दाएं आलिंद के अंदर ये दोनों पाए जाते हैं। CAD एक तरह की डिजीज है जिसको कार्डियक अर्टरी डिजीज कहा जाता है, हृदय धमनी रोग कहा जाता है। तो फुल फॉर्म हो जाएगी कार्डियक आर्टरी डिजीज। हिंदी में कहेंगे हृदय धमनी रोग। हृदय धमनी रोग इसको कहा जाता है। तो देखिए, इस तरह से 21वां प्रश्न हुआ SAN, AVN और CAD। SAN की फुल फॉर्म है साइनो आर्टरियल नोड, सिरा आलिंद पर्व या सिरा आलिंद गांठ या सिरा आलिंद नोड। नेक्स्ट है AVN का मतलब है ऑरिवेंट्रिकुलर, ऑरिक्यूलो वेंट्रिकुलर नोड, आलिंद निलय पर्व। और ये डिजीज है CAD, कार्डियक आर्टरी डिजीज मतलब हृदय धमनी रोग। CAD का मतलब है हृदय धमनी रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्ण के कोई दो रूपांतरण। प्रश्न संख्या 12वां जो प्रश्न है उसमें पर्ण के कोई दो रूपांतरण। पर्ण के कोई दो रूपांतरण। देखिए, पेड़ पौधों के अंदर जो पत्तियां पाई जाती है, पत्ती यदि कार्य करने के लिए अन्य यदि किसी तरह से रूपांतरित हो जाती है तो इसको पर्ण के रूपांतरण कहा जाता है। तो उसमें कोई भी दो रूपांतर लेते हैं तो नंबर 1 पर्ण प्रतान। पर्ण प्रतान में देखो, इसमें पत्ती है वो प्रतान में बदल जाती है। डेंड्रिल या प्रतान में बदल जाती है। प्रतान में क्या होगा? पत्तियां एक ऐसी पतली धागे सदृश स्प्रिंग नुमा संरचनाओं में बदल जाती है, उसको प्रतान कहा जाता है। देखिए, इस तरह से संरचनाओं में बदल जाती है, इसको प्रतान कहा जाता है। उदाहरण के लिए मटर। उदाहरण क्या है? मटर। अब इससे क्या होगा? स्प्रिंग नुमा संरचना है, छोटा पौधा है, ये स्प्रिंग नुमा संरचना के द्वारा किसी आधार से जुड़ जाएगा, उसके ऊपर या आरोहण में ये सहायता करेगी।
पर्णप्रतान का क्या कार्य रहेगा? आरोहण। इस पौधे को, छोटे पौधे को यदि सहारा प्रदान करना है, उसको ऊपर चढ़ना है किसी दूसरे पौधे के ऊपर, तो इसके द्वारा ये उस पौधे को पकड़ लेगा या उस आधार को पकड़ लेगा, उसके बाद पौधा वृद्धि करेगा, तो उस पौधे के आरोहण में सहायता करेगा। और नंबर 2, दूसरा रूपांतर पर्णशूल। पर्णशूल, पर्णशूल का मतलब कांटे, पत्तियां कांटों में रूपांतरित हो जाती है। तो पत्तियों का रूपांतरण किसमें हो गया? कांटों में। तो इसको हम क्या कहेंगे? पर्णशूल। उदाहरण के लिए केर, ग्वारपाठा, ये इसके उदाहरण है। ग्वारपाठा और केर, इसमें पत्तियां कांटों में बदल जाती है। अब इसमें क्या होगा? इसका कार्य क्या होगा? अब इसमें कार्य, पत्तियां कांटों में बदल गई तो उसकी, उस पौधे की क्या होगी? सुरक्षा। तो उसका कार्य है सुरक्षा करना, उस पौधे की सुरक्षा करना। दूसरा ये भी होता है कि पत्तियां कांटों में बदल जाती है, ये जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं इनका एक रूपांतरण होता है। जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं इनमें एक अनुकूलन होता है, मरुस्थलीय पौधों का अनुकूलन। तो उसमें यदि हम बात करते हैं तो क्या होगा? वाष्पोत्सर्जन कम करना, वाष्पोत्सर्जन कम करना, ये भी इसका एक कार्य होगा। मतलब पत्तियां हैं पेड़ पौधों के अंदर, पत्तियां कांटों में बदल गई, पत्तियां नहीं रही तो वाष्पोत्सर्जन नहीं होगा, मतलब जल का वाष्प के रूप में उत्सर्जन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 23। 23वां जो प्रश्न है ये दे रखा है, घास के अंदर, स्पेशली ध्यान रखना, घास के अंदर, घास का जो पौधा है उसके अंदर पर्ण में ऐसी कोशिकाएं पाई जाती है जो बड़ी होती है, रंगहीन होती है और रिक्त कोशिकाएं होती है। उन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? तो देखिए, इन कोशिकाओं को बुल्लीफॉर्म कोशिकाएं कहा जाता है। क्या कहते हैं? बुल्लीफॉर्म कोशिकाएं। बड़ी होती है इसलिए इनको आवर्तत्वक कोशिकाएं भी कहा जाता है। घास के अंदर, घास के पौधे की पत्ती में पाई जाने वाली रंगहीन बड़ी कोशिकाएं होती है और रिक्त कोशिकाएं होती है, खाली कोशिकाएं होती है, इनको बुल्लीफॉर्म या आवर्तत्वक कोशिकाएं कहा जाता है। अब देखिए इनका काम क्या है? इनका काम यह है, इन कोशिकाओं में जैसे ही पानी भर जाएगा कोशिका स्फीत हो जाएगी। जब ये स्फीत होगी तो क्या होगा? पत्ती एकदम सीधी हो जाएगी। और जब वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होगी, पानी है वो वाष्प के रूप में उड़ जाएगा तो कोशिकाएं खाली हो जाएगी, तो पत्ती इस तरह से मुड़ जाएगी, नीचे हो जाएगी। इस तरह से ये क्या करेगी? जल को अवशोषण कर पत्ती को सीधा रखने का कार्य करती है। पत्ती मुड़े नहीं, उसको सीधा रखने का कार्य करती है। और जब वाष्पोत्सर्जन अधिक होगा तो कोशिकाएं खाली हो जाएगी, पत्ती को क्या कर देगी? नीचा कर देगी ताकि वाष्पोत्सर्जन कम हो जाए। तो यह वाष्पोत्सर्जन को कम ज्यादा करने में सहयोग करती है या इसका उसमें उपयोग होता है। प्रश्न संख्या 24, कंकालीय तथा चिकनी पेशी में कोई दो अंतर बताइए। प्रश्न संख्या 24, कंकालीय पेशी, कंकालीय पेशी और चिकनी पेशी, इन दोनों में अंतर। कंकालीय पेशी और चिकनी पेशी में कोई दो अंतर बताइए। तो बहुत ही शानदार सवाल है। पेशियों की बात करते हैं, हालांकि पेशियां 3 प्रकार की होती है, कंकालीय पेशी है, चिकनी पेशी है और हृदयक पेशी है। तो जो हृदयक पेशी होती है वो स्पेशली हृदय के अंदर पाई जाती है। जो हृदयक पेशी होती है वो स्पेशल तौर से हृदय के अंदर पाई जाती है और यह बिना रुके लगातार काम करती रहती है। जिस दिन उस पेशी ने काम करना बंद कर दिया, हार्ट काम करना बंद कर देगा और उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। तो ये दो प्रकार की, अन्य दो प्रकार की जो पेशी है उसके बारे में बात करते हैं। ये कंकालीय पेशी है और ये चिकनी पेशी है। तो देखिए, कंकालीय जो पेशी होती है ये कंकाल से जुड़ी हुई होती है और इन पेशियों के अंदर रेखाएं पाई जाती है, इसलिए इनको रेखित पेशी कहा जाता है। क्या कहते हैं? रेखित पेशी कहते हैं। यह रेखाएं नहीं पाई जाती है इसलिए इसको अरेखित पेशी कहा जाता है।
ये जो पेशियां होती है ये हमारी इच्छा के अनुसार काम करती है, इसलिए इनको ऐच्छिक पेशियां कहा जाता है। ये हमारी इच्छा के अनुरूप काम नहीं करती है, इसलिए इनको अनैच्छिक पेशी कहा जाता है, अनैच्छिक पेशी कहा जाता है। और यदि हम बात करें तो ये बेलनाकार होती है और अशाखित होती है, बेलनाकार और अशाखित होती है। इसका आकार होता है ये तर्कुरूपी होती है। तर्कुरूपी का मतलब क्या होगा, इस तरह से किनारों पर पतली हो जाएगी, बीच में मोटी हो जाएगी, इस तरह से तर्कु आकार की होती है। ये इसके अंदर केंद्रक पाया जाता है। ये इस तरह से बेलनाकार होती है और रेखित होती है, इस तरह से इसमें वो रेखाएं पाई जाती है, धारियां पाई जाती है। इन धारियों के कारण इसको रेखित पेशी कहा जाता है। और यदि हम बात करते हैं तो ये जो कंकालीय पेशियां होती है, ये पेशियां हमारी इच्छा के अनुरूप काम करती है। इसका मतलब उन अंगों में पाई जाती है जो हम हमारी इच्छा के अनुसार उसमें मूवमेंट करवाती हैं या गति करवाते हैं। तो उदाहरण के लिए किसमें पाई जाएगी, ये हाथ और जो पैर की पेशियां होती है, हाथ और पैर की जो पेशियां होती है उसमें यह पाई जाती है कंकालीय पेशी। और ये कहां पाई जाती है, ये हमारे शरीर में ऐसे अंग जो हमारी इच्छा के अनुरूप काम नहीं करते हैं उसमें पाई जाती है, जैसे पाचन तंत्र में, जैसे श्वसन तंत्र में, जैसे उत्सर्जन तंत्र में। इन सभी जगह पर यह पेशी पाई जाती है। इन तंत्र के अंदर अरेखित या चिकनी पेशी पाई जाती है जो हमारी इच्छा के अनुरूप काम नहीं करती है। नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25। 25वां जो प्रश्न है ये आमाशय से संबंधित है। किससे संबंधित है, आमाशय से संबंधित है। आमाशय के अंदर दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, ऑब्जेक्टिव कोशिकाएं। पहली कोशिका है इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिक सेल्स। इसको हिंदी में अम्लजन कोशिका भी कहा जाता है। क्या कहेंगे, अम्लजन कोशिका। अम्लजन नाम से स्पष्ट है ये अम्ल का निर्माण करेगी। अब आमाशय के अंदर कौन सा अम्ल बनता है, आमाशय के अंदर HCl बनता है। आमाशय के अंदर कौन से रस का स्त्रवण होता है, जठर रस का स्त्रवण होता है या HCl का स्त्रवण होता है। तो ये अम्ल का निर्माण करने वाली कोशिकाएं होती है। तो इनका काम क्या है, HCl का स्त्रवण। इनका काम क्या है, HCl का स्त्रवण। दूसरी जो कोशिका है वो है पेप्टिक कोशिका। कौन सी कोशिका है, पेप्टिक कोशिका। यह ऐसी कोशिका होती है जो आमाशय के अंदर एंजाइम का स्त्रवण करती है। किसका स्त्रवण करती है, एंजाइम का स्त्रवण करती है। और आप सभी को पता होगा आमाशय के अंदर एकमात्र प्रोटीन पाचक एंजाइम का स्त्रवण होता है। उसका नाम क्या है, उसका नाम है पेप्सिन। क्या नाम है, पेप्सिन। तो पेप्सिन का स्त्रवण कहां से होगा, पेप्टिक सेल के द्वारा होगा। तो ये पेप्सिन एंजाइम। अब पेप्सिन जो एंजाइम है ये किसका पाचन करेगा, या किसका पाचन करेगा, ये पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करेगा। प्रोटीन का पाचन करने का कार्य करता है। यह जो एंजाइम होता है यह पहले निष्क्रिय रूप में होता है, बाद में जब HCl का स्त्रवण होता है तब ये सक्रिय अवस्था में आता है। जब ये पहले निष्क्रिय अवस्था में होता है तब इसका नाम होता है पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कौन बदलता है, ये HCl बदलता है। जब आमाशय के अंदर भोजन आएगा, भोजन आने के बाद HCl का स्त्रवण होगा तो ये विभिन्न प्रकार के जो एंजाइम जैसे पेप्सिनोजन होता है उसको सक्रिय रूप में पेप्सिन के अंदर बदला जाता है HCl के कारण। तो ये दो प्रकार की कोशिकाएं आमाशय के अंदर पाई जाती है, ऑब्जेक्टिव कोशिकाएं और पेप्टिक कोशिकाएं।
इसके अलावा आमाशय में एक और कोशिका पाई जाती है या अन्य प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है जिनको गोबलेट कोशिकाएं कहा जाता है, जिनको गोबलेट को हिंदी में कहा जाता है श्लेष्मल कोशिका, श्लेष्मा स्त्रवण करने वाली कोशिकाएं कहा जाता है। इनको कलश कोशिका कहा जाता है। घड़े के आकार की कोशिका होती है, इनको कलश कोशिका कहा जाता है। इनके द्वारा श्लेष्मा का स्त्रवण किया जाता है। श्लेष्मा आमाशय के अंदर, आमाशय की भित्ति को HCl से किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो, नुकसान से बचाने का कार्य करती है। तो गोबलेट कोशिकाएं आमाशय में पाई जाती है, पेप्टिक कोशिकाएं आमाशय में पाई जाती है, ऑक्जिंटिक कोशिकाएं, अम्लजन कोशिका भी आमाशय के अंदर पाई जाती है। जो प्रश्न है 25वां, उसके अथवा में एक प्रश्न दिया गया है। वो प्रश्न है 25वें प्रश्न का अथवा में मानव यकृत के 2 कार्य लिखिए। प्रश्न है यकृत के कार्य, यकृत के कार्य। देखिए एग्जाम के अंदर कोई 2 कार्य पूछे गए हैं, लेकिन जो यकृत है, यकृत बहुत इंपॉर्टेंट अंग होता है। इसके कई कार्य होते हैं, 2-4 नहीं बल्कि कई कार्य यकृत के होते हैं। यदि हम पाचन तंत्र के हिसाब से बात करते हैं तो सबसे पहले पित्त का निर्माण करना इसका कार्य है। किसका कार्य है? यकृत का कार्य है। यकृत के अंदर पित्ताशय पाया जाता है, हेपेटोसाइट कोशिकाएं पाई जाती है। इन कोशिकाओं के द्वारा पित्त रस का निर्माण किया जाता है, जिसमें पित्त लवण पाए जाते हैं, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, ये पित्त वर्णक इसमें पाए जाते हैं। फिर पित्ताशय के अंदर पित्त का स्टोरेज होता है और पाचन तंत्र के दौरान पित्त रस है वो ग्रहणी भाग के अंदर आता है और भोजन के पाचन में क्या करता है? सहायता करता है। तो पित्त का निर्माण ये किसका पाचन करता है? ये वसा के पाचन से संबंधित है, वसा के उपापचय से संबंधित है, वसा के अवशोषण से संबंधित है। तो उसका क्या कार्य है? वसा का पायसीकरण करना। यह पित्त रस वसा का पायसीकरण करता है, मतलब वसा की जो बड़ी बड़ी गोलिकाएं होती है, बड़ी जो बूंदें होती है, इनको छोटी बूंदों में तोड़ने का कार्य इसका होता है। नंबर 2, दूसरा कार्य है यूरिया का निर्माण करना। यकृत का दूसरा कार्य है यूरिया का निर्माण करना, और यूरिया का निर्माण जब यकृत में किया जाएगा तब ये रुधिर के माध्यम से किडनी में जाएगा और किडनी में यह मूत्र का निर्माण होगा। तो जो यूरिया है वो मूत्र के द्वारा बाहर आ जाता है, या हम ये कहें कि मनुष्य के अंदर जो मूत्र है उसमें जो नाइट्रोजनीय अपशिष्ट पदार्थ होता है वह यूरिया होता है। इसलिए मानव को यूरियोटेलिक कहा जाता है या यूरिया उत्सर्जी जंतु कहा जाता है। तो ये जो यूरिया है ये किसमें आएगा? ये मूत्र के द्वारा त्याग कर दिया जाता है, मूत्र के द्वारा त्याग किया जाना। ये है वो किसके द्वारा बनाया जाएगा? यकृत के द्वारा बनाया जाता है। नंबर 3, अन्य जो उत्सर्जी पदार्थ है, उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन। अन्य कोई उत्सर्जी पदार्थ है उसका निष्कासन यहाँ किया जाता है। और यदि हम बात करें तो जो अतिरिक्त भोजन होता है, मनुष्य के अंदर जो अतिरिक्त भोजन होता है वह ग्लाइकोजन के रूप में संचित करना। अतिरिक्त भोजन का ग्लाइकोजन के रूप में संचय, अतिरिक्त भोजन है उसका ग्लाइकोजन के रूप में संचय किया जाएगा। और कभी कभार मान लो उपवास रख लिया या भोजन शरीर के अंदर अवेलेबल नहीं है तो इस ग्लाइकोजन को तोड़कर ग्लूकोज का निर्माण करना, ये भी यकृत का ही कार्य है। ग्लाइकोजन से ग्लूकोज का निर्माण करना, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज का निर्माण करना, ये भी कार्य किसका है? यकृत का होता है। इसके अलावा यदि हम बात करें अन्य पदार्थों के बारे में तो विभिन्न प्रकार के प्रोटीन का निर्माण, रुधिर में पाए जाने वाले प्रोटीन का निर्माण, रुधिर प्रोटीन का संश्लेषण,
रुधिर प्रोटीन का जो संश्लेषण है वो भी लीवर के द्वारा या यकृत के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा नंबर 7, लसिका का उत्पादन। लसिका का उत्पादन भी इस यकृत के अंदर किया जाता है। इसके अलावा जीवाणुओं का भक्षण ये भी लीवर के द्वारा या यकृत के द्वारा किया जाता है। तो इस तरह से देखो, इस पेपर के अंदर लीवर या यकृत के कोई 2 कार्य पूछे गए थे, लेकिन बोर्ड एग्जाम के अंदर यदि इसी प्रश्न को थोड़ा बड़ा करके पूछा जाता है या यही प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है तो आप आराम से इसका आंसर दे सकें, इसलिए मैंने आपको 2-4 अन्य कार्य भी बताने का प्रयास किया। हालांकि लीवर के इतने ही कार्य नहीं है, लीवर के बहुत सारे कार्य है, हमने कुछ एक कार्यों के बारे में वो डिस्कस किया है। प्रश्न संख्या 26, ब्रायोफाइट्स के कोई 3 लक्षण लिखिए। 26वां प्रश्न है ब्रायोफाइट्स के लक्षण। प्रश्न में पूछा गया है ब्रायोफाइट्स जो पौधे होते हैं उनके कोई 3 लक्षण लिखिए। तो देखो पूछे 3 लक्षण गए, लेकिन हम इसके बारे में जो सामान्य जानकारी है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, ब्रायोफाइट्स ऐसे पौधे होते हैं जो अपुष्पीय होते हैं। अपुष्पीय पौधे, ऐसे पौधे जिनमें संवहन तक नहीं पाए जाते हैं, इसलिए इनको असंवहनी पादप कहा जाता है। तो अपुष्पीय असंवहनी पादप ब्रायोफाइट्स होते हैं। अब देखो, ब्रायोफाइट से पहले हमने पढ़ा थैलोफाइटा। थैलोफाइटा ऐसे पौधे होते हैं जो पूरी तरह से पानी में पाए जाते हैं, लेकिन ब्रायोफाइट ऐसे पौधे हैं जो या ऐसा वर्ग है जिसके पौधे पहली बार स्थल के ऊपर पाए जाते हैं। तो इनको हम ये कह सकते हैं, ये नम व छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं। या हम कहेंगे ऐसी जगह पाए जाते हैं जहां पर या उसके आसपास में जल पाया जाता है। जल के आसपास वाले स्थानों पर पाए जाते हैं। इस तरह से ये पृथ्वी के ऊपर या स्थल के ऊपर उगने वाले पहले पौधे हैं। प्रथम स्थलीय पादप है। प्रथम स्थलीय पादप ब्रायोफाइट्स कहलाते हैं। ब्रायोफाइट्स है वो प्रथम स्थलीय पादप कहलाते हैं, पृथ्वी के ऊपर उगने वाले पहले पौधे। लेकिन इनमें क्या दिक्कत होती है, ये पौधे पृथ्वी के ऊपर तो उग गए, लेकिन ये अपना जीवन चक्र पूरी तरीके से पृथ्वी के ऊपर पूरा नहीं कर पाते हैं। अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए इन्हें जल की आवश्यकता होती है। जीवन चक्र पूरा करने के लिए इनको जल की आवश्यकता होती है। मतलब यदि पानी नहीं है तो ये अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर सकते। इसका मतलब ये हुआ कि इनको निषेचन के दौरान पानी की आवश्यकता होती है। निषेचन के दौरान इनको जल की आवश्यकता होती है, इसलिए इनको जल स्थलचर कहा जाता है। जल स्थलचर कहा जाता है। जल स्थलचर कहा जाता है क्यों? क्योंकि इनको जब लैंगिक जनन की क्रिया के दौरान जब निषेचन की क्रिया होगी उस समय इनको पानी की आवश्यकता होती है। अब ये ऐसे पौधे हैं जो थैलोफाइटा से विकसित है। थैलोफाइटा के अंदर जड़ तना पत्ती नहीं पाई जाती है, इसलिए उनको थैलस कहा जाता है। थैलस से क्या बना? थैलोफाइटा। लेकिन यहां पर जड़ तना पत्ती वास्तव में नहीं पाई जाती, लेकिन जड़ के समान, तने के समान, पत्ती के समान संरचनाएं इसमें पाई जाती है। तो इनमें वास्तविक जड़, तना व पत्ती नहीं पाई जाती है, लेकिन इसमें जड़ सम, तना सम और
सम संरचनाएं पाई जाती है। तना नहीं पाया जाता, तने के समान संरचना पाई जाती है। जड़ नहीं पाई जाती, मतलब वास्तव में जड़ नहीं होती है, जड़ के समान संरचना इनमें पाई जाती है। तो इस तरह से ये थैलोफाइटा से विकसित पौधे होते हैं। इसके अलावा इनका जो मुख्य पादप काय है, मुख्य पादप काय, यह अगुणित होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यह अगुणित होता है। अगुणित होने के कारण इसको युग्मकोद्भिद कहा जाता है। क्या कहते हैं? युग्मकोद्भिद। या हम ये कहेंगे कि जो मुख्य पादप काय होता है वो युग्मकोद्भिद होता है या गैमेटोफाइट होता है। अब इनमें जो लैंगिक अंग होते हैं, जो इसमें लैंगिक अंग पाए जाते हैं, ये लैंगिक अंग बहुकोशिकीय होते हैं। लैंगिक अंग बहुकोशिकीय होते हैं या बहुकोशिकीय पाए जाते हैं। अब देखो लैंगिक अंगों की जब बात करते हैं तो इसमें स्त्रीधानी और पुंधानी पाए जाते हैं। लैंगिक अंग स्त्रीधानी और पुंधानी पाए जाते हैं। स्त्रीधानी और पुंधानी। अब स्त्रीधानी नाम से स्पष्ट है कि ये कौन से अंग है? ये मादा वाले अंग है। पुंधानी कौन से है? नर अंग है, नर लैंगिक अंग। स्त्रीधानी के द्वारा अंडाणु का निर्माण किया जाता है और पुंधानी द्वारा पुंगणु का निर्माण किया जाता है। अब इस तरह से ये मादा युग्मक और ये नर युग्मक, जब निषेचन की क्रिया होगी तब इन दोनों को किसमें? पानी में छोड़ दिया जाता है, जिससे निषेचन की क्रिया कहां पर होती है? पानी के अंदर होती है। निषेचन हुआ इसलिए हम इसको कहते हैं कि अपना जब ये जीवन चक्र पूरा करेंगे तब इनको पानी की आवश्यकता होती है। बिना पानी के ये निषेचन नहीं कर सकते। पानी के अंदर ये पौधे क्या करेंगे? ये अंडाणु डाल दिया जाएगा, पुंगणु को भी पानी के अंदर छोड़ दिया जाएगा, रैंडमली ये पानी के अंदर मिलेंगे और निषेचन की क्रिया संपन्न होगी। निषेचन के बाद में क्या बन जाएगा? युग्मनज बन जाएगा। द्विगुणित कोशिका बनेगी युग्मनज। अब ये युग्मनज है, इसके अंदर तुरंत अर्धसूत्री विभाजन होकर ब्रायोफाइट्स का निर्माण नहीं होता। मतलब हम ये कह सकते हैं कि तुरंत इसमें न्यूनीकारी विभाजन नहीं होता। इससे बीज के अंदर स्पोरोफाइट का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? स्पोरोफाइट का निर्माण होता है। 2n द्विगुणित स्पोरोफाइट या स्पोरोफाइट का निर्माण होगा। द्विगुणित स्पोरोफाइट का निर्माण होता है, या इसको हम हिंदी में कहें तो बीजाणुविद का निर्माण होता है जो कि द्विगुणित होता है। अब इसमें जो ये स्पोरोफाइट होता है, यह स्पोरोफाइट मुक्त जीवी नहीं होता। मतलब ये जो मुख्य पौधा है उससे जुड़ा हुआ होता है, मुक्त जीवी नहीं होता। खुद में प्रकाश संश्लेषण की क्षमता नहीं पाई जाती है या अपना भोजन खुद नहीं बना सकता है, तो यह जो जनक पौधा है उसके ऊपर निर्भर रहता है, तो यह मुक्त जीवी नहीं होता। अब इसके 3 भाग होते हैं। स्पोरोफाइट के 3 भाग होते हैं, फुट, सीता और कैप्सूल। ये 3 भाग होते हैं। अब ये जो कैप्सूल वाला भाग है इसके अंदर क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन। क्या होगा इसमें? अर्धसूत्री विभाजन होगा। अर्धसूत्री विभाजन के बाद में स्पोर बनेंगे या बीजाणु बनेंगे, इससे नया पौधा बनता है। नए पौधे का निर्माण इस तरह से होगा। अब ये स्पोर अगुणित होते हैं तो ये नया पौधा भी अगुणित होता है या युग्मकोद्भिद होता है। इस तरह से ये जो बीजाणुद्भिद है यह मुक्त जीवी नहीं होता। 3 भाग होते हैं, फुट, सीटा और कैप्सूल। कैप्सूल की कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन करती है, न्यूनकारी विभाजन करती है, जिससे किसका निर्माण होता है? स्पोर का निर्माण होता है या बीजाणु का निर्माण होता है, और इन बीजाणुओं के द्वारा नए पौधे का निर्माण होता है। तो इस तरह से हमने ब्रायोफाइट्स के जितने भी सामान्य लक्षण बनते हैं, हमने सभी लक्षण है वो यहाँ पर पढ़ लिए। हालांकि एग्जाम के अंदर इसके कोई भी 3 लक्षणों के बारे में बात की गई थी। प्रश्न है 27, हरित लवक का नामांकित चित्र बनाइए।
हरित लवक का नामांकित चित्र बनाना है और उसकी संरचना समझानी है। तो प्रश्न संख्या 27, हरित लवक। देखिए पादपों के अंदर लवक पाए जाते हैं और लवक 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के जो लवक होते हैं उसमें हरित लवक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हरित लवक को हम अलग से पढ़ते हैं। वर्णी लवक पाए जाते हैं, उसमें विभिन्न प्रकार के अलग अलग रंग वाले होते हैं। अवर्णी लवक पाए जाते हैं। तीसरा आता है हरित लवक, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हरित लवक के अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। क्या होता है इसमें? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होगा? भोजन का निर्माण किया जाता है। पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए इनको स्वपोषी कहा जाता है। तो देखिए हरित लवक की यदि हम संरचना देखें तो हरित लवक के ऊपर 2 आवरण पाए जाते हैं, 2 झिल्ली पाई जाती है। हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया ये 2 ऐसे कोशिकांग होते हैं जो या जिनके ऊपर दोहरी झिल्ली पाई जाती है। जो ये देखो ये कौन सी झिल्ली है? बाह्य झिल्ली या बाह्य आवरण। ये कौन सी झिल्ली है? अंदर वाली झिल्ली, इसको हम अंतः झिल्ली कहते हैं। इनके बीच में ये जो खाली जगह है इसको परिकला अवकाश कहा जाता है। परिकला अवकाश कहते हैं। इसके अंदर सिक्कों के ढेर के समान संरचनाएं पाई जाती है। इस तरह के इनमें संरचनाएं पाई जाती है। सिक्कों के ढेर के नुमा जो संरचनाएं पाई जाती है इनको थाइलेकोइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? थाइलेकोइड कहा जाता है। और ये इस तरह से जुड़े हुए भी होते हैं, इस तरह से। तो इनको हम क्या कहेंगे? थाइलेकोइड। थाइलेकोइड। एक सिक्का, यदि इस ढेर में से एक सिक्के के बारे में बात करते हैं तो इसको ग्रेनम कहा जाता है या ग्रेना कहा जाता है। ये जो तरल भाग है इस तरल भाग को आधात्री या मैट्रिक्स या पीठिका कहा जाता है। तरल भाग को क्या कहेंगे? पीठिका, या इसको आधात्री भी कहते हैं। अब देखो इसके अंदर अन्य यदि बात करते हैं तो इसके अंदर इस तरह की स्टार्च कणिकाएं भी पाई जाती है। इसके अलावा इसके अंदर इंपॉर्टेंट यदि बात करते हैं तो इसके अंदर डीएनए पाया जाता है। क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है। इसके अलावा इसके अंदर राइबोसोम भी पाए जाते हैं। ये डीएनए है और ये क्या है? राइबोसोम भी इसमें पाए जाते हैं। तो सामान्य संरचना, इसके अलावा इसमें 2 प्रकार के ये, एक तो डीएनए पाया जाता है और इसके अंदर राइबोसोम भी पाए जाते हैं। तो ये ऐसे 2 कोशिकांग है। कोशिका की बात करते हैं तो ऐसे 2 कोशिकांग होते हैं, ऐसे 2 कोशिकांग है जिनमें एक तो दोहरी झिल्ली पाई जाती है, मतलब आवरण में 2 झिल्ली पाई जाती है। उनके अंदर डीएनए पाया जाता है, उनके अंदर राइबोसोम भी पाए जाते हैं। अब यहाँ पर जो राइबोसोम 2 प्रकार के होते हैं उसमें से यहाँ कौन से पाए जाते हैं? 70 प्रकार के। ऐसे 2 कोशिकांग, एक तो हरित लवक है और दूसरा कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें खुद का डीएनए पाया जाता है, इसलिए ये खुद की प्रतिकृति करने में सक्षम है। तो कोशिका के अंदर पाए जाने वाले ऐसे कोशिकांग जो खुद की प्रतिकृति कर सकते हैं या अपने जैसा दूसरा कोशिकांग बना सकते हैं। कौन कौन से हैं? हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया। दोनों ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनको अर्ध स्वायत्तशासी अंग कहा जाता है। क्या कहते हैं? अर्ध स्वायत्तशासी अंग।
माइटोकॉन्ड्रिया और हरित कवक, इनको अर्ध स्वायत्त शासी अंग कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इनके पास डीएनए पाया जाता है, इसमें राइबोसोम पाए जाते हैं। डीएनए के कारण ये अपनी प्रतिकृति कर सकते हैं, या अपने एक डीएनए के कारण ये राइबोसोम भी इसमें पाया जाता है। इस कारण हरित कवक दूसरे हरित कवक का निर्माण कर सकता है। यदि हम हरित कवक की बात करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं, तो ये कोशिका के अंदर संख्या इसकी कम ज्यादा भी हो सकती है। ऐसे अंग जिनमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया अधिक पाए जाते हैं, जिनमें कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया कम पाए जाते हैं। इसके अलावा यदि हम हरित कवक की बात करते हैं तो हरित कवक भी कई प्रकार का और कई आकार, उसका आकार अलग अलग प्रकार का हो सकता है। अलग अलग जीवों में अलग अलग पौधों में अलग अलग प्रकार का यह हो सकता है, अलग आकार का हो सकता है। तो इस तरह से ये जो प्रश्न संख्या 27 है, इसके अंदर हमने हरित कवक की संरचना और उसके बारे में सामान्य जानकारी के बारे में पढ़ने का प्रयास किया। प्रश्न संख्या 28, वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं? प्रश्न संख्या 28, वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं? तो देखो, वाष्पोत्सर्जन का मतलब है ट्रांसपायरेशन। वाष्पोत्सर्जन किसे कहेंगे? पत्तियां होती है, पेड़ पौधों की जो पत्तियां हैं या पौधे के जो वायवीय भाग है, जब उसके ऊपर सूर्य का प्रकाश गिरेगा तो उसमें जो जल है, जल का वाष्पीकरण होगा, जल वाष्प बनकर उड़ जाएगा, इसी को वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। तो परिभाषा हो जाएगी, पौधों के वायवीय भागों से, पौधों के वायवीय भागों से जल का वाष्प के रूप में उत्सर्जन, जल का वाष्प के रूप में उत्सर्जन, जल का वाष्प के रूप में उत्सर्जन वाष्पोत्सर्जन कहलाता है, वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। पौधे के जो वायवीय भाग होते हैं, उन वायवीय भागों से जल का वाष्प के रूप में उत्सर्जन वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। इस प्रश्न का दूसरा पार्ट देखिए, जाइलम रस का ऊपर की ओर चढ़ना जल के किस 3 भौतिक गुणों पर निर्भर करता है? जल जो जाइलम है, जाइलम के द्वारा ऊपर की ओर जाता है, तो कौन से 3 गुण हैं वो उसको निर्धारित करते हैं? जल है वो जाइलम के द्वारा ऊपर की ओर जब जाता है तो कौन से 3 लक्षण हैं जो इसको प्रभावित करते हैं? तो देखिए, इसमें जल के लक्षण हैं, एक तो उसका आसंजन, दूसरा है उसका ससंजन, और नंबर 3 आ जाता है पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। तो देखिए, 3 प्रकार, 3 जो लक्षण है, ये जल के 3 ऐसे लक्षण हैं। इन लक्षणों के कारण पानी है वो जाइलम के द्वारा ऊपर चढ़ता है और पत्तियों तक जाता है। इसको हम क्या कहते हैं? रसारोहण। पानी का ऊपर की ओर चढ़ना रसारोहण कहलाता है। जो वाष्पोत्सर्जन है, ये पौधे के वायवीय भागों से जल है वो वाष्प के रूप में उड़ जाएगा, इसको तो हम कहेंगे वाष्पोत्सर्जन। और रसारोहण की बात करते हैं तो ये जल के जो 3 लक्षण है, मुख्य लक्षण है, इनके द्वारा जो जल है वो विभिन्न प्रकार के खनिज लवणों सहित ऊपर की ओर आरोहित होता है या जल का आरोहण होता है, इसको रसारोहण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवीज वर्ग के लक्षण लिखिए। एवीज, देखिए, एवीज जिसको पक्षी वर्ग भी कहा जाता है, एवीज को हिंदी में पक्षी वर्ग कहते हैं। तो इसके मुख्य लक्षण लिखिए। तो देखो, एवीज वर्ग का सबसे पहला लक्षण आता है कि इनमें पंख पाए जाते हैं, जिसके कारण इनमें उड़ने की क्षमता पाई जाती है। पंख पाए जाते हैं, इसलिए ये अधिक ऊंचाई तक पंखों की वजह से ये उड़ पाते हैं। चोंच पाई जाती है,
तीखी चोंच पाई जाती है। ये जब पक्षी हवा में उड़ेगा तो ये इस वायु को चीरने में मदद करती है। आधी वायु इधर हो जाएगी, आधी इधर हो जाएगी, तीखी वस्तु है वो आराम से उड़ने में सहायता करती है। इसके अलावा इनका जो शरीर होता है वो नौकाकार होता है, नौकाकार इनका शरीर होता है। इस तरह से जो एविज वर्ग है इसके अंदर ऐसे कई लक्षण पाए जाते हैं जिससे यह ऊपर की ओर उड़ता है। इसमें अग्रपाद होते हैं, वो भी पंखों में बदल जाते हैं, पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं। अग्रपाद पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं। त्वचा इनकी शुष्क होती है, जो अस्थियां होती है वो खोखली होती है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पक्षियों की जो अस्थियां होती है ये खोखली होती है। खोखली होने के कारण इनमें वायु भरी हुई होती है, वायु भरी होती है। इन कारण इन अस्थियों को वातिल कहा जाता है, जिससे क्या होगा, उत्प्लावन बल लगता है और पक्षी ऊपर उड़ता है। उत्प्लावन का यह कार्य करती है। हड्डियों के अंदर वायु भरी होती है, हड्डियां वातिल होती है। वायु भरी होने के कारण जो पक्षी जब उड़ता है तब उत्प्लावक का कार्य यह हड्डियां करती है। इसके अलावा पक्षी है वो समतापी होते हैं। समतापी, तापमान इनका समान रहता है, किसी भी मौसम के अंदर इसका तापमान समान रहता है। हृदय के अंदर 4 कोष्ठ पाए जाते हैं, हृदय के अंदर 4 कोष्ठ पाए जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट इनका लक्षण है। श्वसन के लिए इनमें फेफड़े पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? फेफड़े पाए जाते हैं। इसके अलावा यदि हम और बात करते हैं तो इनमें ध्वनि का उत्पादन, ध्वनि उत्पादक अंग पाए जाते हैं। इन अंग को सिरिंक्स कहा जाता है। त्वचा के ऊपर जो पंख होते हैं, पंख केराटिन से बने होते हैं और मुलायम त्वचा इसके ऊपर पाई जाती है। इस तरह से हम ये बात करते हैं कि सामान्य जो लक्षण है किसके हैं, ये एविज वर्ग के हैं। अब यदि इसी के दूसरा जो पार्ट है उसमें दे रखा है स्तनधारी, जो स्तनधारी है उनके लक्षण। स्तनधारी को मेमेलिया कहा जाता है। क्या कहते हैं? मेमेलिया। तो देखो इसमें स्तनधारी है, मेमेलिया है, तो इससे पहला लक्षण निकल जाएगा ऐसे जंतु जिनमें बच्चों को दूध पिलाने के लिए स्तन ग्रंथियां पाई जाती है, उनको क्या कहते हैं? स्तनधारी कहा जाता है। ऐसे जीव, ऐसे जंतु जिनमें अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए स्तन ग्रंथियां पाई जाती है, वे सभी स्तनधारी या मैमल्स कहलाते हैं, मेमेलिया के अंदर आते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका लक्षण हो गया ये। अब इसमें हम ये बात कर सकते हैं कि ये जीव ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, बुद्धिमान होते हैं। इस कारण ये जीव सभी जगह पाए जाते हैं, सभी जगह पर ये मैमल्स पाए जाते हैं। इसके अलावा यदि हम मैमल्स की बात करते हैं जो पानी में पाए जाते हैं, पानी में जो मैमल्स पाए जाते हैं जैसे नीली व्हेल मछली स्तनधारी है लेकिन पूरी तरीके से पानी में पाई जाती है। इस तरह से बात करते हैं हम चमगादड़। चमगादड़ एक ऐसा स्तनधारी है जो उड़ने वाला है, मतलब उड़नशील है। यदि एग्जाम में सवाल पूछा जाए उड़नशील स्तनधारी का उदाहरण दीजिए तो चमगादड़, अंग्रेजी में इसको टेरोपस कहा जाता है। इसके अलावा शरीर के ऊपर रोम पाए जाते हैं। शरीर के ऊपर क्या पाए जाते हैं? रोम पाए जाते हैं। कई प्रकार की ग्रंथियां भी पाई जाती है और ये कर्ण पल्लव पाए जाते हैं और आंखों के अंदर निमेषक पटल पाई जाती है। कई इसमें अवशेषी अंग भी पाए जाते हैं। और हम यदि बात करते हैं तो स्तनधारियों के अंदर श्वसन के लिए फेफड़े पाए जाते हैं। स्तनधारी समतापी होते हैं। हृदय है वो 4 कोष्ठी होता है, 4 कोष्ठ इसमें
पाए जाते हैं। उत्सर्जन की बात करते हैं तो वर्क पाए जाते हैं। उत्सर्जी पदार्थ यूरिया होता है, इसलिए इनको यूरिया उत्सर्जी भी कहा जाता है। दांत पाए जाते हैं, जबड़े पाए जाते हैं, जबड़ों में गड्ढे पाए जाते हैं, गड्ढों में दांत पाए जाते हैं। ये दांत गर्त दंती कहलाते हैं। सामान्यतः दांत अलग अलग प्रकार के होते हैं, इसलिए इनको विषम दंती कहा जाता है। परिवर्धन प्रत्यक्ष होता है, मतलब शिशु या बच्चे को पैदा करते हैं, परिवर्तन इनमें प्रत्यक्ष रूप से पाया जाता है। निषेचन सामान्यतः आंतरिक होता है, निषेचन इनमें आंतरिक होता है। कुछ ऐसे जंतु भी होते हैं जो इसमें अंडे भी देते हैं, उसका उदाहरण है प्लेटिपस या डकबिल। इसके अलावा बाकी जरायुज होते हैं जो बच्चे पैदा करते हैं, उनको जरायुज कहा जाता है। जरायुज का आज के इस वीडियो के अंदर हमने जिला बाड़मेर कक्षा 11 जीव विज्ञान का जो पेपर है इसको सॉल्व करने का प्रयास किया। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आपको हर चीज समझ में आई होगी, एकदम स्थिति क्लियर हो गई होगी। इसके अलावा यदि आपका किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिखें ताकि हम उसका भी समाधान कर सकें। ये पेपर आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो 70% कोर्स है वो इस एग्जाम के अंदर लिया गया है और वार्षिक परीक्षा के अंदर पूरा 100% जब कोर्स लिया जाएगा तो उसमें ये भी मैटर्स शामिल होगा। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि कई प्रश्न वार्षिक परीक्षा के लिए आपको इसमें से मिलने वाले हैं। बाकी एग्जाम के अंदर जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो सिलेक्टेड प्रश्न होते हैं, तो ये सिलेक्टेड प्रश्न आगे विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर भी पूछे जाते हैं। आप आगे इसके बाद में जब 12th एग्जाम में बैठोगे तो उसमें भी आपको इसमें से कई सवाल मिलने वाले हैं। क्यों? क्योंकि जो 11th और 12th बायो की बात करते हैं, दोनों मतलब अटैच सब्जेक्ट होते हैं, मिले जुले सब्जेक्ट होते हैं जो हम 11th के अंदर पढ़ेंगे। बचा कुचा जो मैटर है जो जीवों से संबंधित है वो हम 12th के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो एनसीईआरटी बेस्ड जो बायोलॉजी है इससे रिलेटेड बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो उन सब प्रश्नों की शुरुआत यहां से हो जाती है। आप यदि अभी से इन सब चीजों को सीखना शुरू करते हैं तो बाद में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। अभी मेरे हिसाब से अभी शीतकालीन अवकाश भी चल रहे हैं, तो आप अधिक से अधिक ये जो वीडियोज है आप इनको लाइक करें, शेयर करें और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब भी करें और आप अच्छे से अच्छे इस YouTube चैनल के माध्यम से पढ़ने का प्रयास करें। क्योंकि एक बार आपका जो टाइम निकल जाता है वो आपकी जिंदगी में, हमारी जिंदगी में कभी दोबारा नहीं आता। जैसे अभी मैं बात कर रहा हूं, 10 मिनट भी टाइम व्यतीत हो रहा है, ये 10 मिनट मेरी लाइफ में कभी दोबारा आने वाले नहीं है। तो समय ही धन है या टाइम इज मनी, इस अवधारणा के अकॉर्डिंग आप काम करें कि जो टाइम है मेरा, जो मेरे पास समय है वो ही मेरा ओरिजिनल में क्या है, धन है, वही हमारा पैसा है। तो आप इसके अकॉर्डिंग वो मनन करें, पढ़ें। किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो आप बिल्कुल निसंकोच हमें बताने का प्रयास करें। आपकी इस कंफ्यूजन का या आपका जो कोई क्वेश्चन है उसका भी हम समाधान करने का प्रयास करेंगे। देखिए, इसके अलावा हम ये भी बात करना चाहेंगे कि अगले जो चैप्टर जो मान लो आपको स्कूल में नहीं भी पढ़ाए गए हैं, अभी जो छुट्टियां चल रही है आप इस दौरान उन चैप्टर्स को भी क्लियर करने का प्रयास करें। क्यों? क्योंकि छुट्टियों में यदि आप जो पाठ पढ़ोगे और उसके बाद में यदि हम क्लास में वो बात करेंगे तो वो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो इस तरह से आज के इस क्लास के अंदर बस इतना ही। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।